नमस्कार प्यारे देशवासियों, आज की हमारी चर्चा उन लाखों करोड़ों जीवनों के सबसे संवेदनशील पहलू से जुड़ी है जिन्होंने अपनी युवा शक्ति, अपना पसीना और अपना सपना इस राष्ट्र की प्रगति की नींव में झोंक दिया। ये चर्चा है कर्मचारी पेंशन योजना यानी ईपीएस 95 की, वह योजना जो सेवानिवृत्ति के बाद के जीवन के आर्थिक ठाम होने का वादा थी। एक ऐसा वादा जिसकी छाया में बुढ़ापे को सुरक्षित देखने का सपना पलता था। मेरे कर्मठ बंधुओं और बहनों, आज का ये वार्तालाप सिर्फ एक खबर या जानकारी नहीं है, ये आपकी प्रतीक्षा, आपकी चिंता और आपके अधिकार की आवाज है। इसलिए मैं आपसे विनम्र अनुरोध करता हूं, कृपया इस संपूर्ण चर्चा को अंत तक सुने, क्योंकि यहां प्रस्तुत की जा रही हर बात आपके भविष्य से सीधे तौर पर जुड़ी हुई है। यदि आपने बीच में ही ध्यान हटा दिया तो कोई ऐसा महत्वपूर्ण बिंदु छूट सकता है जो आपके लिए बहुमूल्य है। आज सच्ची भाई हमारे देश की अर्थव्यवस्था की चकाचौंध और गगनचुंबी इमारतों की नींव में एक ऐसे वर्ग का अथक परिश्रम समाया हुआ है जो सुबह शाम अपना सर्वस्व इस धरती के विकास में लगा देता है। ये वे शिल्पकार हैं जो युवावस्था की समस्त ऊर्जा देश के निर्माण में लगा देते हैं। ऐसे में ये किसी भी संवेदनशील सरकार की पहली और सर्वोच्च जिम्मेदारी बनती है कि उनका बुढ़ापा सम्मानजनक, सुरक्षित और निश्चिंत हो। हमारी सरकार का सदैव यही प्रयास रहा है कि पेंशन का ये तंत्र न सिर्फ सरल और पारदर्शी बने, बल्कि ये हर उस परिवार के लिए अटूट सहारा बने जिसने देश की तरक्की की बुनियाद रखी। ईपीएस आज नौकरी पेशा वर्ग को वित्तीय सुरक्षा का कवच देता है, चाहे वह कर्मचारी स्वयं हो, उसका जीवन साथी हो या उसके नाबालिग बच्चे। आपकी पेंशन मेरे भाइयों और बहनों महज एक मासिक राशि नहीं है, यह आपके द्वारा दिए गए वर्षों के निष्ठापूर्ण समर्पण, आपकी ईमानदारी और अथक मेहनत का एक मूर्त रूप में प्रकट होने वाला सम्मान है। ये वह प्रतिज्ञा है जो आपसे आपकी युवावस्था में की गई थी। इसलिए हमारा लगातार प्रयास रहा है कि ये प्रतिज्ञा महज कागजों पर दर्ज शब्द न रह जाए, बल्कि जीवंत हकीकत बने। डिजिटल भारत के इस युग में हमने यह भी सुनिश्चित किया है कि किसी भी कर्मचारी या पेंशन भोगी को अपने हक के लिए दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़े। किंतु आज का ये पल, ये क्षण वह है जिसकी प्रतीक्षा आप और आप जैसे लाखों ईपीएस 95 पेंशन धारकों ने वर्षों से की है। गिनती से बाहर की सुबह आई और चली गई, अनगिनत शामें ढली, कितनी ही बार आपने अखबारों के पन्ने पलटे, टेलीविजन पर खबरों को ताका, मोबाइल फोन पर नई अपडेट ढूंढी और हर बार मन में वही एक सवाल कौंधा, क्या कभी हमारी पेंशन बढ़ेगी? क्या हमें भी अपने बचे हुए जीवन को सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलेगा? और बिल्कुल भी आपने जीवन का सबसे बहुमूल्य, सबसे ऊर्जावान समय, अपनी युवावस्था इस देश और अपनी संस्था को समर्पित कर दिया। जब शरीर में शक्ति थी, जब सपने फूलते थे, तब आपने बिना किसी सवाल के हर महीने एक निश्चित अंशदान दिया। शायद उस समय आपने ये नहीं सोचा होगा कि सेवानिवृत्ति के बाद वही अंशदान और उससे जुड़ी योजना आपके जीवन की सबसे कठिन लड़ाई बन जाएगी। आज जब उम्र का पहाड़ पार कर चुके हैं, जब शरीर साथ देने के बजाय सहारा मांगने लगा है, जब दवाइयों और इलाज का खर्च दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, तब 1000 से लेकर 1500 रुपए तक की मासिक पेंशन आपकी पीड़ा और आवश्यकताओं का समाधान नहीं बन पाती। आप दुनिया के सामने मुस्कुराते हैं,
लेकिन भीतर ही भीतर कुछ टूटता रहता है। आप अपने बच्चों के सामने अपनी व्यथा नहीं दिखाना चाहते, समाज के सामने अपनी कमजोरी नहीं बताना चाहते। इसीलिए आज का ये संवाद साधारण नहीं है, ये केवल जानकारी देने का माध्यम नहीं है, ये आपके हृदय की उस गूंज को शब्द देने का, आपकी अनकही पीड़ा को आवाज देने का एक प्रयास है। इसीलिए मैं एक बार फिर आपसे विनती करता हूं कि इसे बीच में न छोड़े, क्योंकि यदि आपने एक भी अंश मिस कर दिया तो संभव है वह महत्वपूर्ण बात छूट जाए जो सीधे तौर पर आपकी पेंशन, आपके भविष्य और आपके सम्मान से जुड़ी हुई है। ईपीएस 95 की कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन इसकी वेदना आज भी उतनी ही तीव्र और ताजा है। जब ये योजना शुरू हुई थी तो ये आश्वासन दिया गया था कि वृद्धावस्था में आपको एक सहारा मिलेगा, एक सुरक्षा कवच मिलेगा। लेकिन समय बीतने के साथ साथ हकीकत कुछ और ही सामने आई। पेंशन की राशि इतनी न्यून रही कि कई बार लोगों को लज्जा का अनुभव हुआ, कई बार क्रोध ने घेरा और कई बार असहायता ने आंखें नम कर दी। एक लंबी कानूनी लड़ाई, न्यायालयों के चक्कर, याचिकाओं का सिलसिला, आशा और निराशा के बीच झूलता एक ऐसा सफर जहां हर नई तारीख एक नई उम्मीद लेकर आती और फिर अगली तारीख तक सब कुछ स्थगित हो जाता। आप शायद स्वयं न्यायालय नहीं गए, लेकिन हर निर्णय पर आपकी दृष्टि टिकी रही, क्योंकि निर्णय चाहे न्यायालय में हो रहा था, उसका प्रभाव सीधे आपके जीवन पर पड़ रहा था। 4 नवंबर 2012 की तारीख आज भी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए एक विशेष स्थान रखती है। उस दिन सर्वोच्च न्यायालय के 3 न्यायाधीशों की पीठ ने एक ऐसा ऐतिहासिक निर्णय सुनाया जिसने पेंशन गणना से जुड़ी वेतन सीमा के मामले में एक बड़ा परिवर्तन किया। उस पल ऐसा लगा मानो अब सब कुछ बदल जाएगा, अब पेंशन का पूरा समीकरण बदलेगा, अब शायद हमें वह मिलेगा जिसके हम वास्तविक हकदार हैं। लेकिन क्या परिवर्तन तत्काल आया? नहीं। क्या पेंशन रातों रात बढ़ गई? नहीं। निर्णय तो आया, लेकिन उसके पश्चात का मार्ग कठिनाइयों से भरा रहा। अलग अलग व्याख्याएं, अलग अलग अधिसूचनाएं और फिर नई नई याचिकाएं। ईपीएस 95 से जुड़ा हर पेंशन धारक एक विचित्र दुविधा में फंस गया। निर्णय तो था, लेकिन धरातल पर कोई सार्थक प्रभाव नहीं। इस बीच समय निरंतर बीतता गया। 10 वर्ष, 15 वर्ष, 20 वर्ष, और दुखद बात यह है कि अनेक पेंशन धारक तो इसी प्रतीक्षा में ही संसार से विदा हो गए। ये सोचकर ही मन गहरी व्यथा से भर जाता है कि जिन लोगों ने ये संघर्ष शुरू किया था वे स्वयं इसके फल को देख नहीं पाए, किंतु उनका संघर्ष व्यर्थ नहीं गया, क्योंकि उसी संघर्ष की बदौलत आज यह मुद्दा पुनः सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष पूरी गंभीरता के साथ उपस्थित हुआ है। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय ने ईपीएस 95 पेंशन से संबंधित दर्जनों याचिकाओं को एक साथ सुनवाई के लिए स्वीकार किया। यह कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं थी। इसका स्पष्ट अर्थ था अब इस मामले को टालने का समय समाप्त हो चुका है। 3 न्यायाधीशों की एक विशेष पीठ का गठन हुआ और इस पीठ ने लगातार कई दिनों तक इस विषय की गहन सुनवाई की। यहां एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात सामने आई। न्यायालय ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि पेंशन धारकों के साथ उनकी सेवानिवृत्ति की तिथि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता। चाहे कोई 2004 से पहले रिटायर हुआ हो, 2014 से पहले हुआ हो या उसके बाद हुआ हो, सभी के अधिकार समान हैं। सोचिए ये पंक्ति कितनी व्यापक है। भेदभाव नहीं किया जा सकता।
यही तो वो पीड़ा थी जो वर्षों से आपको कचोट रही थी। किसी को अधिक, किसी को कम, किसी पर एक नियम तो किसी पर दूसरा नियम। लेकिन अब सर्वोच्च न्यायालय ने इस पूरी मानसिकता पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। अब स्वयं से एक प्रश्न कीजिए, आपने कितने वर्षों तक सेवा की? आपका ईपीएस में अंशदान कितने वर्षों तक रहा? क्या आपने न्यूनतम 10 वर्ष पूरे किए थे, 15 वर्ष, 25 वर्ष या फिर 30, 35 वर्ष? क्योंकि आगे के हिस्से में ठीक इसी आधार पर आपकी संभावित पेंशन का पूरा गणित स्पष्ट किया जाएगा। कोई अस्पष्ट या व्यवहारिक बात नहीं, बल्कि वह गणना जो वर्तमान परिस्थितियों, न्यायालय के आदेश और मौजूदा वेतन सीमा को ध्यान में रखकर प्रस्तुत की जा रही है। ये केवल आंकड़ों की बातचीत नहीं होगी, ये सीधे आपके जीवन, आपकी आशाओं और आपकी चिंताओं से जुड़ी बातचीत होगी। इसीलिए इस पूरे सफर में हमारे साथ बने रहिए, क्योंकि अभी तो ये केवल एक प्रस्तावना मात्र है। आगे आपको ये भी समझ आएगा कि किन परिस्थितियों में पेंशन 2,000 रुपए के आसपास बनती है, किन्हें 3,000 से 5,000 रुपए मिलते हैं और किन विशेष हालातों में पेंशन 7,000 से लेकर 17,500 रुपए या उससे भी अधिक तक जा सकती है। लेकिन ये सब कुछ तभी स्पष्ट होगा जब आप पूरी कथा को ध्यान से सुनेंगे। और विश्वास कीजिए, अभी इस कथा का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय आना शेष है। यहीं से वह मोड़ शुरू होता है जहां अधिकांश लोग भ्रम में पड़ जाते हैं, क्योंकि बहुत से पेंशन धारक केवल एक ही पंक्ति सुनकर रुक जाते हैं, पेंशन बढ़ गई और शेष बात को अनसुना कर देते हैं। किंतु सत्य यह है कि यदि आपने पूरा चित्र नहीं समझा तो आप अनजाने में स्वयं के साथ अन्याय कर बैठेंगे। इसलिए अब थोड़ा ठहरिए, मन को शांत कीजिए और सावधानी पूर्वक आगे की बात सुनिए, क्योंकि अब चर्चा सीधे तौर पर आपकी जेब, आपके सम्मान और आपके आने वाले वर्षों की सुरक्षा से जुड़ने वाली है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के पश्चात सबसे बड़ा परिवर्तन जो सामने आया है वो ये है कि अब ईपीएस 95 पेंशन को एक ही पैमाने से नहीं नापा जा रहा। पहले जैसी स्थिति नहीं रही कि जिसने 10 वर्ष कार्य किया और जिसने 30-35 वर्ष कार्य किया, दोनों को लगभग समान पेंशन प्राप्त हो। न्यायालय ने सब पर स्पष्ट संदेश दिया है कि अंशदान के वर्षों, सेवानिवृत्ति के समय के वेतन और चुने गए विकल्पों के आधार पर पेंशन तय होनी चाहिए, क्योंकि यही न्याय संगत है। अब अपने जीवन पर एक दृष्टि डालिए। जब आप सेवारत थे तब हर वर्ष का अनुभव, हर वर्ष का योगदान आपकी संस्था के लिए मूल्यवान था। तो फिर सेवानिवृत्ति के पश्चात वही वर्ष अचानक निरर्थक कैसे हो सकते हैं? यही प्रश्न न्यायालय के समक्ष भी था और इसी प्रश्न ने पेंशन को विभिन्न श्रेणियों में बांटने का मार्ग प्रशस्त किया। सबसे पहले बात उन पेंशन धारकों की जिन्होंने न्यूनतम अवधि पूरी की है, अर्थात वे लोग जिन्होंने लगभग 10 वर्ष या उससे कुछ कम समय तक ईपीएस में अंशदान दिया। अनेक लोग इस श्रेणी में आते हैं। कोई स्वास्थ्य कारणों से नौकरी छोड़ने को विवश हुआ, किसी की कंपनी बंद हो गई, किसी के जीवन में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि दीर्घकालीन सेवा संभव नहीं रही। अब तक ऐसे पेंशन धारकों को अक्सर ये एहसास कराया जाता रहा है कि आपने कम समय कार्य किया है, इसलिए आपकी अपेक्षाएं भी सीमित हो। लेकिन अब तस्वीर कुछ बदली है। वर्तमान वेतन सीमा और नई गणना के आधार पर इस श्रेणी में आने वाले पेंशन धारकों की पेंशन पूर्व की तुलना में बेहतर आंकी जा रही है। ये कोई अकल्पनीय राशि नहीं है, लेकिन यह एक सकारात्मक शुरुआत है। यह एक संकेत है
कि व्यवस्था अब पूरी तरह आंखें मूंदे नहीं बैठी है। किंतु यहीं पर एक बात अत्यंत ध्यान से समझनी आवश्यक है। ये पेंशन किसी अफवाह या अनुमान के आधार पर नहीं, बल्कि एक निश्चित सूत्र और नियमों के आधार पर आकी जा रही है। आइए अब हम इन श्रेणियों और संभावित राशियों पर गहराई से विचार करते हैं। ध्यान रहे, ये आंकड़े वर्तमान पेंशन सीमा और गणना पद्धति के आधार पर अनुमानित हैं, जिन्हें समझना हर पेंशन धारक के लिए जरूरी है। पहली श्रेणी लघु अवधि सेवा, लगभग 10 वर्ष। जिन कर्मचारियों ने लगभग 10 वर्ष की सेवा दी है, उनकी पेंशन गणना में अब पुराने नियमों के मुकाबले सुधार देखने को मिल सकता है। पहले जहां ऐसे कर्मचारियों को मात्र 800 से 1200 रुपए प्रति माह मिलते थे, वहीं नए प्रावधानों के तहत ये राशि बढ़कर लगभग 1800 से 2500 रुपए के बीच हो सकती है। ये वृद्धि उनके अंतिम वेतन और योगदान पर निर्भर करेगी।